देखेंगे हाड़ौती जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो क्षेत्र रहा है, वहाँ पर ओम बिरला सीधे तौर पर, मेवाड़ जो है वहाँ से 2 लोग, जिसके अंदर सीपी जोशी अभी प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरी दिया कुमारी जो है उनको खड़ा किया गया। इसी तरीके से अगर देखें शेखावाटी के अंदर वहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल को खड़ा कर दिया गया। ये तमाम वो बड़े नेता हैं। जोधपुर है, वहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत को पूरा प्रमोट किया गया है। कैलाश सिंह है जो बायतू से लड़के आते थे, उनको अब ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी साफ तौर पर ये कहना चाह रही है कि चुनाव जो है सीधे रहेंगे, राजस्थान में अलग रहेंगे, मगर जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है। अब तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दोबारा केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के एमएलएज भी कामयाब होंगे जहां जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। राजस्थान में हम लोग पहली मरतबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहाँ पर उनका विधायक एमएलए बनाएगी। कितने सीट से लड़ने वाले सवाल है और तेलंगाना में आप 8 सीटों पे लड़ते रहे हैं, तो अब क्या 8 से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अभी आपने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सीएम जो है फिर से रिपीट करेंगे, बीआरएस की सरकार बनेगी। तो जो कांग्रेस आप पे आरोप लगाती है कि आप बीआरएस के बी टीम है, तो आपने ऑफिशियली स्वीकार कर लिया कि हम तो सबकी लैला है ना। जब 2004 से 2012 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की तायद कर रहे थे तो इनको जब याद नहीं आया, ये तमाम अपॉर्चुनिस्ट और ये सूडो सेकुलर लोगों को, जब 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इनका हाथ छोड़ दिए, दामन छोड़ दिए, तो जब असदुद्दीन ओवैसी इनका साथ दिया था, एमआईएम पार्टी ने साथ दिया था न्यूक्लियर डील के वक्त, जबकि किरण कुमार रेड्डी अर्सवाल आंध्र प्रदेश में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो असेंबली में एमआईएम पार्टी के एमएलए इनका साथ दिए थे। प्रणब मुखर्जी के प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया तो किसने कहा था असदुद्दीन ओवैसी को कि जाकर जगनमोहन रेड्डी को जेल में मिलो? नाम बोलूं सबका मैं अभी। नमस्ते, मैं राशिद। किस्सा कुर्सी का आप देख रहे हैं। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लाइव हैं। पैसे दिए ना करना। अब सच्चाई क्या है बोलो आप, सच्चाई आप ही बोलो मेरे को। 2 पार्टी को आप ही चला रहे हैं। हाँ, 2 पार्टी को आप ही चला। अरे पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा है, अरे पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा। मैं तो अल्लाह, हम सब लोग क्या बोलते कठपुतली हैं। हाँ, पूरी दुनिया अल्लाह चला रहा। अब आप जो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्टिव जुमला निकाल रहे हैं, मगर दोनों जूसी हैं। मगर आप ये सोचिए कि कैसा प्रधानमंत्री है कि एक तरफ ये भी बोल रहे, एक तरफ वो भी बोल रहे। माने प्रधानमंत्री का बोलने का मकसद क्या है कि गिरा तो गिरा मेरी टांग ऊपर, वो मतलब है उनका। अब आप बोलिए कि मेरे से आके मिले और फिर कांग्रेस को पैसे भी दे रहे। प्रधानमंत्री खुद एक चीज को पकड़ लेना, और अगर कोई कांग्रेस से लोग बोले तो फिर ये भी बोले। अगर वो सच बोल रहे तो कई बातें सच निकल जाएंगी, फिर आप लड़ ही नहीं सकेंगे मोदी से। आपने कहा कि आरएसएस से और दूसरी पार्टियों से हाँ, आके चोला बदल के कर रहे हैं, आपका इशारा रेवंत रेड्डी की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुलेआम बोल चुका हूँ। 1999 के असेंबली इलेक्शन में जब हमारे लेट मरहूम सैयद सज्जाद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, जनाब किशन रेड्डी बीजेपी के कैंडिडेट थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको, किशन रेड्डी के साथ काम करते हैं बीजेपी का। क्या बात कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि मैं विद्यार्थी पर। अरे मैं देखा हूं, अरे मैं देखा हूं ना। वो कह रहे हैं मैं बीजेपी में नहीं। अरे कैसा नहीं थे? अरे मैं देखा हूं, 2 जगह पे देखा हूं। नॉमिनेशन फॉर्म किशन रेड्डी डालने आए थे, खैरताबाद में ऑफिस था आरओ का। फिर गुडी मलकापुर मार्केट जो उस वक्त कारवान कैसा था, मैं देखा हूं। माने ये ऐसा है ना कि ये 2 पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जो है, आप देखते होंगे गांव में या शहरों में हर कोर्ट के सामने एक बेचारा बैठता है, कुर्सी टेबल डाल के, आइए हम नोटरी कर देंगे, आ जाइए ना, आ जाइए नोटरी कर देंगे। ये दोनों बैठे नोटरी गान में और बोलते जबान निकालो, लगाओ इसे सेकुलर, तुम नेशनलिस्ट। ये कब तक चलेगा ये ड्रामा? ये डाल के इनका मामला वही है। अब भाई जो अब आप बताइए, जो बीजेपी से आ रहा है
वो हमको कह रहा है कि हम हैदराबाद के नहीं महाराष्ट्र के हैं। अरे भैया, तू तो बात कर रहा है गोलवालकर की ज़बान में, तुम बात कर रहे हो दीनदयाल उपाध्याय की ज़बान में, तुम बात कर रहे हो राजू भैया की ज़बान में, तुम बात प्रेजेंट सरसंघचालक की ज़बान में, तुम वो पूरी किताबों का निचोड़ हो तुम, जो आरएसएस के लोगों ने लिखी है। आरएसएस भी तो यही कहती है ना कि यहाँ के नहीं है ये लोग, वो ज़बान में बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में है वो। सर, आपने कहा कि केसीआर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और ये है तमाम बातें कहीं, तो क्या आप उनके लिए कैंपेनिंग भी करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में? देखिए हम तो पब्लिकली ये बात को कह चुके हैं, मगर हमारी प्रायोरिटी होगी अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, पहले हम उसके लिए काम करेंगे। नहीं, सर आपके जो फ्लोर लीडर है और आपके भाई भी है, उन्होंने सोनिया गांधी के ओरिजिन पे क्वेश्चन किया, हमारा क्वेश्चन किया जा रहा है कि गांधी हम तो हिंदुस्तान के हैं, हमारे परदादा हिंदुस्तान के हैं, हम कहीं नहीं, हमारे परदादा हिंदुस्तान के नहीं है। हमारा मानना ये है कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा जन्नत से, तो उनका पहला कदम यहाँ पर था। हाँ, हमारा वहाँ से शुरू हो रहा मामला, हमारा वहाँ से शुरू हो रहा। आप क्यों आप दादा परदादा पे जा रहे हैं? वहाँ से शुरू हो रहा। हाँ, चलो बोल। सर, क्या आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैंपेन करने जाएंगे? राजस्थान में आपके कैंडिडेट? राजस्थान में तो जाना ही जाएंगे, हमारे कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर, कैंपेन करेंगे, क्योंकि 7 दिन पहले राजस्थान में है, फिर उसके बाद मैंने 21 तारीख को कैंपेन ख़त्म होगा राजस्थान में, और तेलंगाना में ख़त्म हो जाएगा 28 को, तो दोनों जगह जाएंगे। मध्य प्रदेश के बारे में आपने देखा? अभी हम बात करके बताएंगे, 1-2 दिन में बता देंगे आपको। सर, आप तेलंगाना में 26 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसमें माइनॉरिटी वोट जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और नहीं, तेलंगाना में हर वोट इम्पोर्टेंट है, माइनॉरिटी है, हिंदू वोट में खास कर 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि तेलंगाना में एक बार फिर से बीआरएस की यानी केसीआर की सरकार बनेगी, केसीआर एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी की बिग ब्रेकिंग से करते हैं शुरुआत। एमपी में 17 नवंबर को इलेक्शन होना है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होना है, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान है, तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान, मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की चुनावी तारीखों को थोड़ा ठीक किया जाए। 23 नवंबर की तारीख है। छत्तीसगढ़ में वहीं 2 चरण में इलेक्शंस होने हैं। 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बजा। 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 3 दिसंबर को आएंगे चुनावी नतीजे। एमपी में 17 नवंबर को चुनाव, राजस्थान में 23 नवंबर का इलेक्शन है। प्लीज से ठीक किया जाए टीम पीसीआर टीम। राजस्थान में 23 नवंबर को इलेक्शन है और 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने वाले हैं। मेरे साथ में कई सीनियर कोलीग जुड़े हुए हैं। प्रभु पटेरिया जी एमपी की राजधानी भोपाल से लाइव, राजस्थान की राजधानी जयपुर से मनु शर्मा जी लाइव, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह और मनोज मनु जी भी मेरे साथ में लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले प्रभु पटेरिया जी, आपके पास में आते हुए, एमपी में भी चुनावी बिगुल फूंक चुका है। एमपी में अब ये बताएं कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की जो लड़ाई है किस मोड़ की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। पिछले 5 साल में हमने बहुत बार ये देखा, सिक्का कभी किसी की तरफ पलटा, कभी किसी की तरफ पलटा। पहले कमलनाथ ने सरकार बनाई, उसके बाद सिंधिया ने जमीन खींची, फिर से शिवराज सिंह चौहान सीएम बने। एंटी इनकम्बेंसी की तलवार है, तलवार कितनी धारदार है? प्रभु पटेरिया जी। देखिए राजीव जी, एंटी इनकम्बेंसी की तलवार है, शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 दिन पहले 53,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की घोषणा की, कुछ का लोकार्पण किया और लगातार जनता को लुभाने की स्कीम से लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम यदि हम कहते हैं जो भी आएगा, तो वो लगभग अभी जो स्थितियां दिख रही हैं 2018 की जैसा है। सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच में यहाँ पर दिख रहा है। अन्य दल भी यहाँ पर किस्मत आजमाने के लिए आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, हालांकि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से अब भी वहां जा सकते हैं। बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मिलकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आ रही है। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, सपा ने भी उतारे, बसपा ने उतारे और भारतीय जनता पार्टी ने 79 कैंडिडेट अपने पहले से दे दिए हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची कमलनाथ जी ने कहा है कि 2-4 दिन में आने की संभावना है।
130 से ज्यादा सीटों पर उनके भी उम्मीदवार आने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक तरीके से कहें कि सीधा मुकाबला मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस बीजेपी के बीच में दिख रहा है। बाकी दल यहाँ पे समीकरण बनाने या बिगाड़ने का काम करेंगे। जो त्रिकोणी चतुष्कोणी मुकाबले जहां पर होंगे, यानी आप ये कहना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश की जो लड़ाई है वो बहुकोणीय बनाने वाले हैं, लेकिन कितने एंगल राजस्थान में हैं ये मनु शर्मा जी बताएंगे। मनु जी, एंगल तो राजस्थान में कई हैं, जादूगर का जादू भी है। किसी भी तरह से सरकार पिछले 5 साल में जब लगा कि गहलोत की सरकार गिर जाएगी, गहलोत ने जादू चलाया। गहलोत और पायलट के बीच की अदावत जो रही वो भी पूरे हिंदुस्तान ने देखी, लेकिन अब चुनावी सरगर्मियां बढ़ने वाली हैं, तो ऐसे में गहलोत के सामने चैलेंज क्या है? बीजेपी अंदर खाने खबर क्या आ रही है? क्योंकि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का दौरा किया तो ऐसे में उनके साथ में वसुंधरा राजे एक प्लेटफॉर्म पर नजर तो आई, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। पूरी तरह से चुनावी गणित राजस्थान का भी क्या कहता है? मनु शर्मा जी, मनु जी आप तक आवाज आ रही है क्या? मनु शर्मा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मनु शर्मा जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। एक बार मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ में जुड़े हैं। रजत, चूंकि आप कांग्रेस की जितनी इनसाइड स्टोरी होती है आप हमें बताते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है? रजत आप तक आवाज आ रही है क्या? चलिए, रजत से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किन किन राज्यों में चुनाव होने वाला है। वो राज्य एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसके अलावा मिजोरम और तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं। इनमें से तेलंगाना पर भी सभी की नजरें टिकी हैं क्योंकि केसीआर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिर से एक बार बीआरएस की सरकार बनेगी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन, इन दोनों के लिए ही लिटमस टेस्ट है। मनु शर्मा जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। राजस्थान की रणभूमि में मुद्दे क्या क्या हैं? मनु शर्मा जी, आप तक अगर आवाज आ रही हो तो। देखिए, राजस्थान की रणभूमि की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो दोनों सीधा जो चुनाव होता है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होता है, और हर बार जो है 5 साल में सरकार बदलती है। इस बार लोगों की निगाहें यह है कि क्या परिपाटी बदलेगी या कुछ होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो है अपने खुद के अंतर्द्वंद में फंसी हुई है। यानी टिकटों की सूचियां भी दोनों की जारी नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मसला फंसा हुआ है, तो कांग्रेस के अंदर टिकटों की जो लड़ाई है वो सचिन पायलट खेमे और अशोक गहलोत के बीच में, यानी दोनों ही पार्टियां जो है अभी तक इसमें उलझी हुई है। मुद्दों की बात करें तो राजस्थान सरकार ने जो पिछले 5 साल के अंदर जितने भी बड़े जो काम किए थे, चाहे फ्लैगशिप योजनाएं वो है, लेकिन जो बीजेपी ने जो बड़े मुद्दे खड़े कर दिए हैं वो सीधे तौर पर महिला अत्याचार का मामला है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का मामला है राजस्थान सरकार के खिलाफ में, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैदान में उतर रही है। दूसरी बात, यहाँ पर जो सीधे तौर पर चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल इंडिया न्यूज पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन मलिक भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रमन मलिक जी के पास में चलते हैं। रमन मलिक जी, कहा यह जा रहा है कि 5 राज्यों में चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि जहां पर एंटी इनकम्बेंसी से पार पाना है वहां पर भी पीएम का चेहरा, जहां पर दोबारा से सरकार बनानी है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में वहां पर भी पीएम का चेहरा। लेकिन अंदर खाने बीजेपी में अलग अलग राज्यों में लड़ाई है और फैक्शंस हैं। इन फैक्शन से कैसे निजात पाएंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से हमने परसों आतंकवाद का एक बहुत बड़ा भयानक चेहरा देखा है, मैं आशा करता हूं कि विश्व के अंदर शांति के लिए ऐसे भयानक चेहरे दोबारा ना दिखें। मेरा मानना यह है कि जब हम 5 राज्यों के चुनावों की बात करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि 5 राज्यों में चुनाव करने और चुनाव के विषय को देखने के लिए भाजपा की कोर टीम अपने हिसाब से लगती है और उसका एक अपना सिस्टम होता है। कांग्रेस किस हिसाब से लड़ती है, क्या करती है, ये कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, या अन्य दल जिस प्रकार से लड़ते हैं। हमने जो अपनी मूल स्ट्रैटेजी बनाई हुई है हम उस पर चल रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि हमने वो स्ट्रैटेजी अनाउंस करी या नहीं करी। प्रधानमंत्री भाजपा के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता है, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता प्रधान है, तो उसी सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता ने अगर सब जगह काम करने की ठानी हुई है
तो उसमें किसी को भी ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि हमारे पास फैक्शंस हैं। फैक्शंस इसलिए नहीं है क्योंकि हम परिवार की तरह आपस में अपना विषय रख के समन्वय बना के चलते हैं। हम गहलोत और सचिन पायलट की तरह नहीं है। हम हरियाणा के अंदर हुडा और एसआर के ग्रुप की तरह नहीं है। ठीक है, एक बार आशीष सिन्हा के पास चलते हैं। आशीष, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें क्या हैं? देखिए राशिद जी, अगर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप 5 बड़ी बातें समझना चाहते हैं तो एक तो सबसे पहले तो इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। हमने जो खबर सुबह भी दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, बाकी के जो 4 राज्य हैं उसमें 1 चरण में चुनाव होंगे। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि चुनाव आयोग जो है वो ब्लैक मनी, फ्री बीज, इसके अलावा अवैध शराब को रोकने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि चुनाव आयोग आखिर हेट स्पीच जैसे मामलों से कैसे निपटेगा, इसका जवाब अभी आयोग के पास नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हेट स्पीच दी जाती है तो उसी समय संबंधित जो ऑफिसर है वो मुकदमा दर्ज करे। लेकिन सबसे अहम जो मुझे लगता है इस चुनाव में सवाल रहेगा चुनाव आयोग के सामने, वो है फ्री बीज, क्योंकि फ्री बीज और पब्लिक वेलफेयर स्कीम में बहुत बारीक सी लाइन होती है राशिद जी। क्योंकि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इसके अलावा दूसरी चीजें देने की कोशिश करती है, चाहे वो अन्न क्यों ना हो, खाद्यान्न क्यों ना हो, तो क्या वो फ्री बीज में आएगा या पब्लिक वेलफेयर स्कीम में आएगा? तो ये एक बारीक सी लाइन होगी जो चुनाव आयोग को देखनी होगी। लेकिन इतना तय मान के चलिए कि फ्री बीज और इसके अलावा हेट स्पीच का जो मुद्दा रहेगा वो चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान, यानी जब रैलियां होंगी उस ठीक है समय आशीष, परेशान रजत करने राकेश वाला टंडन जरूर बहुत होगा। देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। रजत के पास चलते हैं। रजत, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2024 से पहले 2023 में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल होने वाला है और इस सेमीफाइनल में इंडिया बनाम एनडीए का पहला लिटमस टेस्ट भी है? बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है, हालांकि इसमें 2 राय हमेशा रहती है कि अगर आप पिछली बार याद करिए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों राज्य कांग्रेस की झोली में आए थे। लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे तो राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से 1 और मध्य प्रदेश से सिर्फ 1 कमलनाथ के बेटे चुनाव जीते थे। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल आप कह सकते हैं एक काउंटर पार्ट होता है। लेकिन हाँ, क्योंकि इस बार इंडिया ब्लॉक है, अलायंस एक साथ लड़ रहा है, ओबीसी का एक बड़ा मुद्दा है, कास्ट सेंसस का एक बड़ा मुद्दा है, एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में, दूसरी तरफ डिवीजन है राजस्थान में जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट सामने सामने है। छत्तीसगढ़ में भी कुल मिलाकर यही स्थिति थी, लेकिन टीएस सिंहदेव साहब को डिप्टी सीएम बनाया गया तो वो इनफाइटिंग खत्म हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक शिवराज सिंह चौहान साहब का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है, 7 एमपीज और मिनिस्टर का टिकट डिक्लेयर हुआ है। तो आप देखिए ऑल इज वेल नहीं है कि आप कहिए भाजपा में भी सब कुछ हाउस इन ऑर्डर हो या कांग्रेस में नहीं है। हर जगह अंदरूनी लड़ाई भी है, हर जगह सीएम फेस की लड़ाई भी है, हर जगह टिकट को भी लेकर लड़ाई है। और एक तरफ जहां ऑपोजिशन है, खासतौर से इन राज्यों की आप बात करिए तो कांग्रेस मेन विपक्ष है, वो बार बार ओबीसी की बात कर रही है, बार बार रिजर्वेशन की बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप रैली को सुनिए, वो बार बार कह रहे हैं जात सिर्फ एक है, अमीर और गरीब। तो ये जो चुनाव है, आप देखिए बहुत स्पेसिफिक मुद्दा नहीं होगा कि साहब फ्री में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, फ्री की रेवड़ियां क्या है, क्या नहीं है, लैपटॉप मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ये जो 5 राज्यों का, थोड़ी देर के लिए तेलंगाना मिजोरम हटा दीजिए, जो नॉर्थ की बेल्ट के ये 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, कुल मिला के जो वोटिंग होगी वो ओबीसी रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस, इसकी लाइन पर होने जा रही है। तो ये तय करेगा कि आखिर जो 24 का चुनाव है उसकी पिच क्या होगी। मैं कह सकता हूं हाँ सेमीफाइनल है कि, लेकिन पिच जो बिहार ने कास्ट सेंसस रिलीज किया, राजस्थान ने कहा हम करेंगे, और छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सरकार आई तो कर देंगे, तो क्या ये डिवीजन होगा इस नाम पर वोट पर? मुझे लगता है ये सबसे देखने वाली चीज होगी इस चुनाव में। ठीक है रजत, ठीक है, अभी के लिए रजत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी सभी लोगों के पास में आएंगे। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु और राकेश कुमार सिंह भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रभु पटेरिया जी के पास में जाना बेहद जरूरी है। प्रभु जी, एमपी की हम बात करें और एमपी में सनातन धर्म को लेकर के जितना विवाद रहा पिछले कई सालों में, और इधर सनातन धर्म को लेकर के इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं उनके बड़े बड़े नेताओं ने जो बयान दिया, क्या ये माना जाए कि इस बार धर्म की बहुत बड़ी प्रयोगशाला एमपी बनने जा रहा है? बिल्कुल राशिद जी, मध्य प्रदेश में धर्म को लेकर सियासत काफी दिनों से चल रही है। कमलनाथ ने खुद को हनुमान भक्त साबित किया है, उन्होंने एक बड़ा मंदिर भी बनाया था और उनको उनके नाम पर, हनुमान के नाम पर लगातार कांग्रेस कई कार्यक्रम भी कराती रही है।
शिवराज सिंह चौहान लोगों की सियासत कर रहे हैं। महाकाल लोक बनाया, ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक बनाया, राम राजा लोक ओरछा में बनाया। मध्य प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा लोक बनाने की उनकी सियासत यहाँ पर है। चाहे पन्ना की बात करें, वहां जुगलपुर लोक, तो हर जगह वो चुनाव को धर्म से जोड़ने की कोशिश दोनों दलों की तरफ से की जा रही है। पहली बार यहाँ मध्य प्रदेश में ये देखने को मिला इस विधानसभा के कार्यकाल के दौरान कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड का भी पाठ होता दिखाई दिया है। वहां पे गणेश जी भी बिठाए जाते हैं, वहां पर पूजा पाठ के भी कार्यक्रम वहां पर होते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही दलों में धर्म को लेकर बयानबाजी भी तेज है और खुद को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी बताने की भी कवायद है। कमलनाथ ने का बयान आप याद कीजिए, कमलनाथ ने कहा था कि भारत के सभी लोग हिंदू हैं और मैं जनजात हिंदू हूँ, तो सबसे बड़ा हिंदू खुद को साबित कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह हिंदू शब्द से परहेज करते हैं, अपने आप को सनातनी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व करते करते अब सनातन पर आ गई है। तो मध्य प्रदेश में स्वाभाविक तौर पर जो तमाम मुद्दे हैं, उसके अलावा एक धर्म का मुद्दा वो खासा इस चुनाव में गर्म रहने वाला है। जिस तरीके से अभी रजत जी कह रहे थे, जातिगत जनगणना का सवाल यहाँ पर भी है। कांग्रेस ने यहाँ पर भी उस मुद्दे को उठाया है मध्य प्रदेश में कि वो इनकी सरकार बनती है तो जातिगत जनगणना कराएंगे। फ्री बीस की बात यहाँ पर हो रही है। कांग्रेस की 5 गारंटियां हैं, आम आदमी पार्टी की 10 गारंटियां हैं। शिवराज सिंह चौहान ने तो पूरा खजाना ही खाली करने की कोशिश कर दी है चुनाव में कि जनता को हर सुविधा दी जाए, चाहे वो लाडली बहना योजना हो जिसमें 1000 रुपए मुद्दे तो 3000 तक इश्यूज तो बहुत ज्यादा है प्रभु पटेरिया जी, एक एक करके मैं आपसे उस पर बातचीत करूंगा। एमपी के साथ साथ मैं छत्तीसगढ़ भी चलूंगा। छत्तीसगढ़ में चौर वाले बाबा की वापसी होगी या फिर नहीं? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के आपके पास में क्या जानकारी है? वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बनाम कमलनाथ के बीच की लड़ाई किस मोड़ पर आकर के पहुंची है? कितने ट्विस्ट हैं, कितने टर्न हैं? एक बार चलते हैं, मेरे 2 सीनियर कोलीग्स, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर्स राकेश कुमार सिंह और मनोज मनु जी भी मेरे साथ में हैं। मनोज मनु जी, आपके पास में आते हुए, मुद्दे तो कई हैं। मुद्दे सनातन धर्म का अपमान भी है, मुद्दे जाति आधारित जनगणना भी है, मुद्दे के तौर पर विकास भी है, कहीं बिजली सड़क पानी भी है, मुद्दे के तौर पर कहीं राष्ट्रीय पॉलिटिक्स भी है, कहीं पर राज्य स्तर की पॉलिटिक्स है और कहीं पर विधानसभा लेवल की भी राजनीति है। लेकिन मनोज मनु जी, चूंकि आप खुद भी एमपी से आते हैं, मध्य प्रदेश इस बार क्या कहता है? 2018 का एमपी और 2023 के एमपी में कितना ज्यादा परिवर्तन है? और खासतौर से मैं आपके जरिए ये भी जानना चाहूंगा, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आपने बात की चुनाव की, तो हम एक बार फिर से आपको बता दें, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये 3 बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। जो तारीखों का जिक्र आपने किया, मध्य प्रदेश में मतदान 17 नवंबर को होगा, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर 2 फेज में होगा और राजस्थान में 23 नवंबर को होगा। मतगणना 3 दिसंबर को ये परिणाम सामने आ जाएंगे। आप बात कर रहे थे कि आखिर क्या परिणाम निकल कर आ सकते हैं? बहुत ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम नहीं है। 2018 में और 2023 में आपने जिक्र किया कि कितना अंतर होगा। 2018 में और 2023 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, 8 सीटों के आसपास का अंतर होगा, क्योंकि जो स्थिति और परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, तमाम मुद्दों का आपने जिक्र किया। ओबीसी के जो मतगणना है उसका, जनगणना का जिक्र किया, जिसके सर्वे का जिक्र पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस उठा रही है। इसके साथ साथ तमाम सारी फ्रीबीज की योजना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिसका जिक्र किया, तमाम सारे बातें की जा रही हैं, डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है। लेकिन एक राजनीतिक संकेत है, राजनीतिक संकेत है कि 19 साढ़े 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वो इस चेहरे को लेकर है और सरकार को लेकर है, विधायकों को लेकर है, मंत्रियों को लेकर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा अगर इस चेहरे को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, कोई तोड़ निकाला जाए? एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बार एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान लाइव हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान लाइव, इंडिया न्यूज पर लाइव। एमपी के सीएम शिवराज, उनसे बचें, ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे कैसा रहेगा? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर के। जैसे ही चुनावी राज्यों में तारीखों का ऐलान हुआ, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, चुनाव का ऐलान के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बयान दिया है और
राहुल गांधी की अब से थोड़ी देर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 3 बजे यानी अब से लगभग 1.5 घंटे के बाद में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना को लेकर के राहुल गांधी क्या बोलने वाले हैं, सवाल बहुत बड़ा है। एक बार राकेश कुमार सिंह के पास भी चलते हैं। मनोज जी एमपी के बारे में बता रहे थे, लेकिन राकेश, राजस्थान की पॉलिटिक्स पर भी आपकी नजर है। राजस्थान की पॉलिटिक्स जो है बीजेपी बनाम कांग्रेस है। हालांकि बीच में वोट काटने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है और इंडिया अलायंस का भी लिटमस टेस्ट होने वाला है। इनकी एकजुटता की भी बहुत बड़ी परीक्षा है राजस्थान में। अब कांग्रेस में 2 अलग अलग चेहरे हैं जिनमें भविष्य तलाशा जा रहा है। एक तो अशोक गहलोत, मौजूदा चेहरा, सचिन पायलट एक और चेहरा। बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बीच बीच में कई अलग अलग चेहरों पर बातें चलती रहती हैं। चेहरे जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम लिया जाता है, चेहरे जिसमें केंद्रीय मंत्री स्तर के इस तरीके के नेताओं का भी नाम लिया जाता है। चेहरों की लड़ाई राजस्थान में क्या है, मुद्दे कौन से हावी हैं? देखिए राशिद जी, जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में जो बीजेपी की मौजूदा रणनीति है, किसी भी चेहरे पर जो है आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। यानी यहाँ भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे। हमारे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफिक्स, हम इसके खास तौर पर आज चुनाव के तिथियों के ऐलान के बाद हमने तैयार किया है। राजस्थान में कांग्रेस जो है 102 सीट, बीजेपी 70 सीट, अभी जो मौजूदा स्थिति है। लेकिन जहां तक बात है कि रणनीति को लेकर, बीजेपी की रणनीति साफ तौर पर यहां पर यही है कि जो वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे को आगे नहीं बढ़ाया गया है और यहां पर चेहरा जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप नरेंद्र मोदी इसलिए कि जो उन पर जो जनता का विश्वास है, जनता उनके लिए जो बातें कहते हैं उसका असर जो है दूर तक रहता है। केंद्रीय योजनाएं के साथ साथ प्रधानमंत्री ने, आपने देखा था कि पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री ने कई दौरे किए राजस्थान में और कई हजार करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया गया। साथ ही बस 1 मिनट राकेश भाई, बस 1 मिनट, चूंकि बीजेपी के रमन मलिक जी भी हमारे साथ में हैं। राजस्थान की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत सरकार को किस तरीके से घेरा था, कभी पेपर लीक मामले पर या बाकी विकास के पैमाने पर खरे नहीं उतरे, मौजूदा कांग्रेस सरकार खरी नहीं उतरी, इस तरह की बातें भी सामने आई थी निकल करके। लेकिन ऐसा क्यों रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, इस भाषण में प्रोटोकॉल के तहत और कई नेता बोले, वहां के स्थानीय नेता भी बोले, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं बोली। रमन मलिक जी। रमन मलिक जी, अब तक आवाज आ रही है क्या? रमन मलिक जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। पूछें सवाल क्या? मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का सबसे विश्वसनीय चेहरा है, लेकिन इंडिया अलायंस का यह कहना है कि बीजेपी के अंदर खाने अलग अलग राज्यों में इतनी लड़ाई है, इसी लड़ाई को शांत करने के लिए आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, हर राज्य में इसी चेहरे पर इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, आप अपने मस्तिष्क में एक प्रस्तावित व्याख्यान कर लें कि जी इनके घर में फूट है, तो वो आपको मुबारक, हमारे को उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मस्तिष्क में बना रखिए। और इंडिया अलायंस में जो लोग हैं, आपको पता होगा, उन्होंने 13 बारी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करी और 13 बारी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में फेल हो गए। तो ये निरंतर जो प्रक्रिया है फेलियर की, वो है। और दूसरी चीज, ये सारे के सारे एक नेपोटिज्म के, एक भाई भतीजावाद के एक परिचायक है। आप मेरे को एक पार्टी बता दीजिए जिसका सुप्रीमो ना हो। इसमें कौन सी डेमोक्रेटिक पार्टी है इस कथित इंडी अलायंस में, घमंडिया गठबंधन के अंदर? आप ये बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि किसी एक परिवार या एक व्यक्ति की बुबौती ना हो, चाहे पुरानी से पुरानी पार्टी ले लें या नई से नई पार्टी ले लें। तो वो जो घमंडिया गठबंधन की एक पार्टी है, वो ये जो सारे इकट्ठे हुए हैं, ये एक ही मात्र इकट्ठा हुए हैं कि जी हम ये केन प्रकार अपने आप को बचाएं। जनता का अगर काम करना है तो आप जनता के मुद्दों के बारे में बात करिए। ठीक है,
देश के अंदर 17 राज्य 18 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है जी, वहां पे भुखमरी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, वहां पे महंगाई नहीं होनी चाहिए, वहां बिजली 24 घंटे आनी चाहिए, पानी 24 घंटे आना चाहिए, वहां कूड़ा नहीं दिखना चाहिए, वहां पे सड़कें फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, वहां पे हवाई अड्डों की भरमार होनी चाहिए, वहां पे दुकानों की भरमार होनी चाहिए, हर तरीके की साज सज्जा होनी चाहिए, इंद्रलोक होना चाहिए। बन गया क्या? रमन नहीं मलिक बना। जी, ठीक है, अपना पॉइंट आपने बहुत अच्छे से रख लिया है। एक बार फिर से राकेश जी के पास में चलते हैं। राकेश जी, चूंकि मैं विधानसभा चुनाव को 2024 के पर्सपेक्टिव और उसी चश्मे से देखना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें, मिजोरम में 40, एमपी में 230, राजस्थान में 200 और तेलंगाना की 119 सीट। एक अंदाजा कितने लोकसभा सीटों को प्रभावित करने वाला ये इलेक्शन है? देखिए राशिद जी, 679 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव आयोग जो है उनके तिथियों का ऐलान कर दी है। जहां तक लोकसभा की बात है, लोकसभा 70 से ज्यादा सीटों का जो है इस पर इसका फैसला होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि इन 3 राज्यों का, खासतौर पर हिंदी हर्टलैंड की मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का, ये जरूर है कि 2018 में जो परिणाम थे कुछ विधानसभा में अलग गए थे और लोकसभा में इसका उलट कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस भी इस पूरे दमखम के साथ विधानसभा तो चुनाव लड़ रही है, लोकसभा के लिए भी तैयारी शुरू की है। लेकिन जो बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से आप देख रहे हैं, धुआंधार जो है प्रधानमंत्री ने पहले ही चुनाव के तिथियों के ऐलान से पहले 3 राज्यों के मैं जिक्र कर रहा हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों को प्रधानमंत्री ने धुआंधार जो है वहां पर रैलियां की, कार्यक्रम किया और वहां पर कई हजार करोड़ के जो है विभिन्न योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया। सीधे तौर पर बीजेपी की रणनीति यही है। अगर राजस्थान की बात किया जाए, राजस्थान में कांग्रेस 2 खेमे में है, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दूसरी तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ सचिन पायलट, और दोनों के बीच अंग्रेजी में कहते हैं ना कि रोलर कोस्टर राइड, दोनों के रिश्ते जो हैं वो हमेशा उसने एप्स एंड फ्लोज, यानी उसमें ज्वार भाटा आता रहता है। कभी कोई रिश्ता ज़्यादा वेटेज वाला हो जाता है, कभी किसी की स्थिति ज़्यादा वजनदार हो जाती है, कभी कोई हल्का होता नजर आता है। लेकिन इस बीच इलेक्शन तक कम से कम गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई को रोकने की कोशिश कांग्रेस ने की है, इतना तो तय है। लेकिन मनु शर्मा जी, अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा दांव लगभग 48 घंटे पहले अशोक गहलोत ने चला है कि बिहार के बाद में अब जाति जनगणना का दांव राजस्थान में भी खेलने के संकेत दिए। क्या ये कुछ काम आएगा कांग्रेस के? बिल्कुल राशिद, ये जो पांचों जो स्टेट है, इसके अंदर कांग्रेस ने एक स्ट्रेटेजी जो बनाई थी, सीधे तौर पर राहुल गांधी और जो उनके नेता हैं वो ये चाह रहे हैं कि इस मामले को यहाँ पर उठाया जाए। इसी कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अगस्त को राजस्थान के अंदर विधानसभा में घोषणा कर दी। 9 तारीख को राहुल गांधी ने डूंगरपुर में बोला। लेकिन इसका जो फैसला हुआ, अंतिम फैसला, वो राजस्थान के जब चुनाव घोषित होने उससे 2 दिन पहले, जिसके अंदर पहले जनगणना की बात आ रही थी, कहीं ना कहीं अटक नहीं जाए, इसके चलते इन्होंने सीधे तौर पर सर्वे की बात पर आ गए। तो ये एक मुद्दा बना करके इसको मैदान में उतरना चाह रहे हैं। राजस्थान के अंदर ओबीसी बड़ा फैक्टर है, जिसके चलते आपको रुकना पड़ रहा है। ठीक 30 सेकंड के बाद में मेरा वादा है कि आप यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। मुझे हेडलाइंस लेनी है। हेडलाइंस लेने के बाद मनु शर्मा जी, फिर से मैं आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चुनावी राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। कांग्रेस की रेणुका कुमारी इस वक्त लाइव हैं, सुनिए। मिलेट्स का रेट देने वाले शायद ये एक ही सरकार है देश भर में। यहाँ बोलते जाते हैं प्रधानमंत्री जी, किया कुछ नहीं, करके दिखाए हैं हम छत्तीसगढ़। कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल में आप लोग की जीत होगी, क्योंकि बीजेपी का तो दावा है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। हाँ, तो ये परफॉर्मेंस तो कर्नाटक में। हालांकि अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस, जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। मनु शर्मा जी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको रोक दिया था। अपनी बात आप आगे बढ़ाएं और ये भी बताएं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले 1 साल में राजस्थान की सरजमी पर कम से कम 10 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं और हर बार जाकर के उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक, अशोक गहलोत को किस तरीके से घेरा जाए।
पीएम का पिछले 1 साल में 10 बार राजस्थान जाना क्या बीजेपी के लिए 2023 में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? बिल्कुल राशिद, मैं आपको बताना चाहूँ कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी कि किसी भी चेहरे को आगे नहीं रखना है, ये केवल आज से नहीं पूरे पहले से तैयारी हो रही थी, क्योंकि वो लोग बिल्कुल अनुमान लगा रहे थे कि वसुंधरा राजे का क्या रुख रह सकता है। आज जो वर्तमान में जो 70 से ज़्यादा विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से करीबन 30 चेहरे ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सीधे तौर पर वसुंधरा राजे के इन्फ्लुएंस में हैं। यानी कि सीधे तौर पर पार्टी ये चाह रही है कि जो छत्रप नए खड़े किए हैं, कहीं ना कहीं जहाँ हाड़ौती के अंदर ओम बिरला को खड़ा किया है, मेवाड़ के अंदर राजसमंद के अंदर वहाँ से दिया कुमारी को खड़ा किया है, शेखावाटी से अर्जुन राम मेघवाल को किया है, ये स्ट्रेटेजी पहले से तैयारी हो रही थी। इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लगातार 1 साल के अंदर 11 दौरे राजस्थान के अंदर, वो सीधे तौर पर वो भी हमलावर सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं, राजस्थान सरकार से जितने भी बड़ी जो घोषणाएं हैं चाहे उसके अंदर, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ जो हमले रहे, चाहे तुष्टीकरण का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, यहाँ पर जो कांग्रेस की जो आपसी लड़ाई थी, इन तमाम मुद्दों को उठाया है। और ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो नेता हैं उन लोगों को साफ तौर पर नसीहत की क्या मुझे बहुत क्विक स्विच ओवर के लिए एक बार प्रभु पटेरिया जी के पास भी जाना पड़ेगा। जितने भी संपादक हैं एक एक करके जाना बेहद जरूरी है। प्रभु पटेरिया जी, एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए एक बात ये कही जाती है कि आदिवासी वोट के बिना और महिलाओं के वोट के बिना बात बड़ी अधूरी रह जाती है। आदिवासी वोट के लिए बीजेपी और कांग्रेस में कितनी रस्साकशी है, सवाल नंबर 1। आदिवासी वोट को काटने के लिए और कितने मेजर प्लेयर्स हैं, क्या ये प्लेयर्स किसी भी तरह से इस विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे? बिल्कुल राशिद जी, आदिवासी वोट एक बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश में। एक भारतीय जनता पार्टी के जो पितृ पुरुष जिनको कहते हैं कुशाभाऊ ठाकरे, वो बीजेपी नेताओं से कहा करते थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी झाबुआ जिला जीत जाती है तो मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगी। 2003 में ऐसा हुआ कि झाबुआ जिले की 5 सीटों में पूरे में कमल खिला था और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी। 2018 में भारतीय जनता पार्टी के साथ ये स्थिति हुई कि वो वहां पर चुनाव में वो प्रदर्शन नहीं कर पाई और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस ने जय से एक नया संगठन जो है जय युवा आदिवासी संगठन, उसने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और मालवा बेल्ट का जो आदिवासी क्षेत्र जहां पर कि संग लंगे समय से शिवगंगा प्रभु जी एक और प्रभु जी एक और भी बात मैं आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अभी लाइव हैं। एक बार डॉक्टर रमन सिंह को सुन लेते हैं। प्रजातंत्र के ईश्वरों को निश्चित रूप से सफल डॉक्टर साहब सवाल एक है, सवाल ये क्या मानकर चल रही है, नतीजे किस तरफ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान को 2 तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। पहले चरण में हमने न केवल दंतेवाड़ा से बल्कि जसपुर से 2 यात्राएं शुरू की और ये परिवर्तन यात्रा की अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। अधिकांश विधानसभाओं में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता, केंद्रीय मंत्री आते रहे और एक वातावरण का निर्माण हुआ। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस चुनाव की प्रक्रिया के प्रथम चरण में ही आचार संहिता लागू होने के पहले अलग अलग कार्यक्रम, वो चाहे रायगढ़ का कार्यक्रम हो, बिलासपुर का हो या रायपुर का कार्यक्रम हो, महत्वपूर्ण सभाओं में संबोधित किया और काफ़ी सफल, बस्तर सहित कार्यक्रम सभी सफल हुए। माननीय गृह मंत्री जी का आगमन हुआ और उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में वातावरण का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ जितने आरोप हैं भ्रष्टाचार के, इस 5 साल में विकास शून्य हो गया है, डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इस सरकार के प्रति नाराजगी भी है और वो इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव घोषित हो, कब आचार संहिता लगे तो अधिकारी कैद से मुक्त होंगे और अधिकारियों को स्वतंत्रता से काम करने की आज़ादी मिलेगी। फर्स्ट फेज में बस्तर की 12 सीट और राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीट, फेज 1 का जो चुनाव होने वाला है। डॉक्टर रमन सिंह को आप सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह चौर वाले बाबा के नाम से फेमस हैं। प्रभु पटेरिया जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? चौर वाले बाबा जी बिल्कुल, चौर वाले बाबा। अच्छा, चौर वाले बाबा
इस बार के इलेक्शन से क्या क्या उम्मीदें पाले बैठे हैं? राजनीतिक मध्य प्रदेश का जो हम बात कर रहे थे और छत्तीसगढ़ की यदि बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक रमन सिंह को पीछे रखा हुआ था। चुनाव जैसे ही करीब आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्षी जो दोनों ओबीसी वर्ग से हैं, उनके साथ ही अब रमन सिंह को साथ लेकर बीजेपी चल रही, क्योंकि वो 15 साल तक वहां मुख्यमंत्री रहे, कुछ उनका प्रभाव है। और जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे चावल वाले बाबा, तो मुफ्त चावल, सस्ता चावल छत्तीसगढ़ के लोगों को बांट। प्रभु जी, आपको रुकना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, एक बार सुनते हैं। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद रणदीप सुरजेवाला इंडिया न्यूज पर लाइव। भारत के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, उनकी जिंदगियों को दूभर बना दिया है, बेबस और बेहाल आम जनता को बना दिया है। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इन 5 राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा, जहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश, जहां का मैं प्रभारी हूं, वहां बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग शिवराज सिंह चौहान और भाजपाई सत्ता को बाहर का रास्ता दिखाने को बेताब हैं। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही टायर्ड और रिटायर्ड हैं। जगह जगह ये पूछते घूम रहे हैं कि वो चुनाव भी लड़े या ना लड़े, क्योंकि पहले श्री अमित शाह ने और बाद में श्री नरेंद्र मोदी ने श्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को ही नकार दिया और ये स्वीकार लिया कि 18.5 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा ने अखंड भ्रष्टाचार किया, युवाओं के भविष्य की मंडी में बोली लगाकर उसे बेच डाला, किसान के भविष्य को बेच दिया, आदिवासी और दलितों पर घोर अत्याचार किया और अबलाओं और महिलाओं के ऊपर जो अनाचार हुआ, वो दिल दहलाने वाली घटनाएं आए दिन मध्य प्रदेश में टेलीविजन चैनल और अखबार की सुर्खियां बनी हैं। मध्य प्रदेश में 175 प्लस 175 प्लस का टारगेट कांग्रेस लेकर चली है। खड़गे साहब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमें ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ बहादुर जनता का जनादेश शायद हमें इससे भी आगे ले जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूरा मंत्रिमंडल पराजित होने वाला है। रणदीप सुरजेवाला को सुन रहे थे आप। सुरजेवाला का ये कहना है कि 5 राज्यों की चुनावी जनता भारतीय जनता पार्टी को नकारेगी। देख लीजिएगा 3 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे, ये सुरजेवाला का कहना है। एक बार फिर से चलते हैं मनु शर्मा जी के पास में। मनु शर्मा जी, चूंकि कांग्रेस की लड़ाई असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े और विश्वसनीय चेहरे के खिलाफ है, इसके लिए कांग्रेस ने रणनीति क्या बनाई है? देखिए, राजस्थान के अंदर जो रणनीति है, खास तौर से जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सरकार की एक तो फ्लैगशिप योजना है जिसके आधार पर मैदान में उतरना चाह रही है, वो वही योजनाएं जो कर्नाटक के अंदर यहाँ पर चल रही थी, वो सारी योजनाएं यहाँ भी लागू की हुई है, जिसके अंदर चाहे उज्ज्वला योजना हो, जो यहाँ पर चिरंजीवी योजना है, सरकार की योजनाएं हैं। लेकिन खास तौर से अगर रणनीति बनाने की बात करें कांग्रेस सरकार की, तो एक जो सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया है वो हाल ही के अंदर एक जो जातिगत सर्वेक्षण का उतारा है मैदान के अंदर। एक तो ये है, क्योंकि राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर ओबीसी का जो वोट बैंक है उसके ऊपर खास तौर से निगाहें। आज राजस्थान की बात करें तो 200 सीटों में से करीबन 60 सीधे विधायकों की जो है सीधे ओबीसी वर्ग की है, 25 में से 11 जो सांसद हैं वो सीधे ओबीसी वर्ग से। तो यानी एक बड़ा वर्ग जो है उसको अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं। राजस्थान के अंदर ओबीसी के अंदर करीब 50 से अधिक जातियां आती है, सीधा टारगेट उनके ऊपर है। इसी मुद्दे को लेकर के मनु शर्मा जी, आपको रुकना पड़ रहा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान लाइव। चुनाव सरकार बनाते हैं, सरकार बनती है, इस प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है, तो सभी मतदाता भाई जो हैं इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले, उत्साह के साथ। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करने चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश कानून सरकार है, तालीम का दौर है, चुनाव हम जरूर लड़ेंगे। चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप इनसे बचे। ये शत्रुता नहीं, विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आने के लिए सब तालीमता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे,
अपनी बात कहे। और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे अच्छी रहेगा। आपके मैनिफेस्टो क्या अभी तक जो काम हुआ है काम हम जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय निर्माण के लिए राजनीति, जन कल्याण के लिए राजनीति, वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए राजनीति, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए राजनीति। हम पुनर्मदायी से चलते हुए जो हमने किया है वो जनता को बताएंगे और आगे के लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? भैया थोड़ा साइड में कर लेंगे। जिन्होंने भाजपा खिलाओ विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, सम्मान और सम्मान सारी दुनिया में दिखाया है। पीछे करी ना अपना कहना आवाज ना किस मुद्दे पे कार्यक्रमों को ढंग से करते हैं। मध्य प्रदेश में भी परिवार मैंने सरकार की चलाई परिवार कमाया है और जनता परिवार की जनता और हम एक मिलकर इस परिवार की हस्ती के लिए आगे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। प्रभु पटेरिया जी के पास एक बार चलते हैं। प्रभु पटेरिया जी, दो चीजें आप बताइएगा। सीधी और संगरौली वाला जो इलाका है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी मजबूत है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ सालों में जो जमीन पर काम किया है उसका कुछ असर होता दिखाया या फिर नहीं? मेरा एक ये सवाल है। और दूसरा ये कि जो ग्वालियर वाला पूरा इलाका है वहां पर सिंधिया का भाजपाई हो जाना पिछले 5 साल में, यह भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। तो क्या और भी कुछ बड़े कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो सिंधिया के साथ साथ इस संभाग में लगे हुए हैं बीजेपी के लिए मेहनत करते हुए जी जान से? हाँ राशिद जी, आपका आखिरी सवाल है वहां से शुरू करता हूँ। ग्वालियर चंबल संभाग से भाजपा के कई बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरोत्तम मिश्रा है, तो कई बड़े नेता है जो वहां पर लगातार समय से सक्रिय है। पिछला चुनाव जो था 2018 का, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का करिश्मा कांग्रेस की तरफ से तो था ही, लेकिन दो बड़े फैक्टर वहां पर थे जो वहां पर 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था एट्रोसिटी एक्ट को लेकर, और एक बयान आया था माई के लाल का, उसका खासा असर वहां पे दिखाई दिया। इसलिए वहां पे कांग्रेस को क्लीन स्वीप जैसी स्थिति वहां पर हुई थी। यही सिंधिया इसके पहले के जो चुनाव थे 2013 के चुनाव में भी लगभग उसी हैसियत से चुनाव मैदान में थे कांग्रेस की तरफ से, तब वो ग्वालियर चंबल की जनता ने उनका उतना साथ नहीं दिया था। तो कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसकी वजह से परिणाम 2018 में बिल्कुल बदल कर आए थे। जहां आम आदमी पार्टी की बात है, सीधी सी में स्वाभाविक तौर पर वहां पर उनका मेयर है, सिंगरौली का उनका मेयर उनका चुना गया है। और आम आदमी पार्टी 2018 में जब मध्य प्रदेश के चुनाव मैदान में उतरी थी तो सारी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। आम आदमी पार्टी ने युवाओं में और खासकर अपने दिल्ली के काम, और अब तो पंजाब का काम भी उनके साथ है, उसके दम पर यहाँ पर जो है नगरीय निकाय चुनाव में वो उतरी। तो मेयर उनने जीता, एक जगह सेकंड पोजीशन पर रहे, एक जगह थर्ड पोजीशन पर रहे मेयर इलेक्शन में, और 2 दर्जन से ज्यादा पार्षद उनने जिताए हैं। इसमें ग्वालियर चंबल के भी पूरे प्रदेश में उनके पार्षद जीते हैं। तो इससे आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो मध्य प्रदेश में अपना वोट परसेंटेज बढ़ा सकती है। उसको एक आध सीट यदि मिल भी जाती है यहाँ पर तो वो उसके लिए बोनस होगी, लेकिन वो उसकी लड़ाई जो यहाँ पर दिख रही है मध्य प्रदेश में खासकर, कोई जमीनी तैयारी उतनी आम आदमी पार्टी की नहीं दिख रही है। कुछ गाड़ियों पे पोस्टर वगैरह दिख जाते हैं, उनके नेता बयानबाजी करते हैं, तो उसे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर वोट बढ़ाने के लिए अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है। और एक ये फैक्टर है आम आदमी पार्टी राशिद जी, जिस पर एक नया फॉर्मूला चूंकि बीजेपी ने इस चुनाव में निकाला है एमपी और राजस्थान में। मनु शर्मा जी, सबसे पहले आप ही वो सीनियर कोलीग्स हैं, आप हैं, प्रभु पटेरिया जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फॉर्मूला निकाला, वो ये कि केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। एमपी में इसके जरिए एंटी इनकम्बेंसी से बच जाएंगे और राजस्थान में इसके जरिए एक नए तरीके की हवा चलेगी अशोक गहलोत के खिलाफ। बीजेपी का ये फॉर्मूला कितना मजबूत है जमीन पर? मनु शर्मा जी। देखिए, बिल्कुल राशिद बताना चाहूँगा, अगर बड़े लोग सीधे तौर पर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो खुद की सीट तो जो एक सीधे तौर पर बड़े नेताओं के सामने उतारने की बात है,
यानी उनको घेरने की बात है। सबसे बड़ी बात, आज अशोक गहलोत के सामने किसी बड़े नेता को उतारा जाता है, केंद्रीय मंत्री को उतार दिया जाता है, तो वो अपने क्षेत्र में घिर करके रह जाता है। यानी उसको जो पूरे 200 विधानसभा क्षेत्र में कहीं प्रचार के लिए जाना हो और कुछ करना हो, एक तो उसकी सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, केंद्रीय मंत्री अगर एक मान लीजिए जोधपुर से लड़ता है तो उसके आसपास का जितना पूरा संभाग का क्षेत्र है उस पर एक बड़ा असर नजर आता है। इसी तरीके से राजस्थान के अलग अलग जो संभाग है, जिसके अंदर चाहे शेखावाटी का संभाग है तो अर्जुन राम मेघवाल के मैदान में उतार सकते हैं। इसी तरीके से अगर मेवाड़ की बात करें तो सीपी जोशी और जो दिया कुमारी है उनको मैदान में उतारा जा सकता है। इसी तरीके से किरोड़ी लाल मीणा है, पूर्वी राजस्थान के एक बड़े नेता, उनको सवाई माधोपुर क्षेत्र से उतारा जा सकता है। कोटा जो हाड़ौती क्षेत्र है वहां के लिए अभी पार्टी विचार कर रही है, क्योंकि ठीक है मनु शर्मा जी, प्रभु पटेरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जरिए आगे भी इलेक्शन एनालिसिस हम करते रहेंगे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग भी आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिर से एक बार आप ये जान लें, 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनाव का बिगुल फूंक गया है और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। 2024 में सत्ता का फाइनल है, लेकिन उससे पहले ये सेमीफाइनल माना जा रहा है, जहां पर 70 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की लड़ाई, इसमें कौन सी पार्टी गेम चेंजर साबित होगी? क्या मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी किसी का खेल बना या बिगाड़ पाएंगे? कौन बनेगा किंग, कौन बनेगा किंग मेकर, किसका चलेगा गेम और कौन बनेगा गेम चेंजर? ये सिर्फ इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा।